कौन है? मेरे अल्लाह, कैसे लगी तुझे ये चोट बेटे? कैसा कहा? वो तो अभी घर नहीं आया। अभी तो घर की तरफ आया था। मैं तुमसे झूठ तो नहीं कह रही, मगर तुम्हें ये चोट कैसा ने लगाई है चोट? कैसा ने? हाँ, हमने भी आपसे झूठ नहीं कहा। आ लेने दो उसी घर। आज मैं इतना मारूंगी कि सारी शरारतें भूल जाएगा। अगर आज ने उसे नहीं मारा तो हम सब मिलकर उसे मारेंगे। नहीं बेटे, मैं उसे जरूर मारूंगी। तुम जाओ डॉक्टर से पट्टी करा लो। अच्छी बात। जाने इसकी शरारतें कब खत्म होगी। आज आए जाए ऐसा ठीक करूंगी कि सारी उम्र याद करेगा। कहाँ जा रहे थे? ये छड़ी अंदर रखने जा रहा हूँ मम्मी। अंदर रखने क्यों जा रहे थे? ये बाहर रहेगी तो आप मुझे मारेंगी। मारूंगी जरूर, इसलिए कि तू शरारतों से बाज नहीं आता। बाहर नहीं बेटे, कैसे अपनी बात से नाराज हो क्या? नहीं तो अम्मी। तो फिर रो क्यों रहा है? आप मुझसे नाराज है ना? नहीं तो मैं तुझसे नाराज तो नहीं, मैं तो बस। आपने तो मुझसे एक बात भी नहीं की। अपने आप से नाराज थी, इसलिए कि मैंने तुझे मारा है। अम्मी, शरारतें मत किया कर। अब नहीं करूँगा अम्मी। तो आराम से बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो शरारतें करता है तो लोग तेरी शिकायतें मेरे पास लेकर आते हैं। अब कभी शरारतें नहीं करूँगा, मेरी तौबा। मैं सिर्फ इस बात से डरती हूँ बेटे, जो लोग तेरी शिकायतें लेकर आते हैं वो क्या सोचते होंगे कि ये किन माँ बाप का बेटा है। एक बात याद रखना बेटे, औलाद की बुराइयां माँ बाप की बुराइयां बन जाया करती हैं। माँ बाप का औलाद की जिंदगी पर गहरा असर होता है, और मैं नहीं चाहती तेरे बाप को कोई बुरा कहे, इसलिए कि वो रुक क्यों गई है अम्मी? बताइए ना, अब्बा जान कैसे थे? वो क्या करते थे? फालतू बातें छोड़ो, बस इतनी याद रखना कि वो अच्छे आदमी थे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ तुझे भी एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छा इंसान, ताकि जमाना यकीन से कह सके कि अच्छे बाप का बेटा भी अच्छा होता है। मैं अच्छा आदमी बनूंगा अम्मी। बस तो तू लड़ना झगड़ना और शरारतें करनी छोड़ दे, फिर तो खुद ब खुद अच्छा लड़का बन जाएगा। आज जिस लड़के से तेरा झगड़ा हुआ था, कल अगर वो तुझसे लड़ना चाहे तो तू उससे माफी मांग देना और कहना मेरी अम्मी कहती है अच्छे लड़के झगड़ा नहीं करते।
गिराया तो मैंने तुम्हें था, तो मुझे मार लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे? मुझे तुमसे डर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरी माँ ने कहा था अच्छे लड़के लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आओ हम तुम दोस्त बन जाए। दोस्त? हाँ हाँ, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। मैं अच्छा लड़का बनूंगा, इसलिए कि तुम भी अच्छे लड़के हो। क्लास 10। बैठो बच्चों। जिन बच्चों ने घर का काम किया है वो अपने हाथ उठा। यार मैंने काम किया ही नहीं, फिर भी हाथ उठा ही लेता हूँ। आफ्ताब। यस सर। अपनी कॉपी दिखाओ। काम तो खत्म कर लिया सर, कॉपी तो रह गई। तो तुम झूठ भी बोलते हो। मैं भी कहूं कभी ना काम करने वाले ने आज कैसे काम कर लिया। इधर आओ। तुमने झूठ क्यों बोला? हाथ निकालो। मास्टर जी, इसकी कॉपी तो नीचे गिरी पड़ी है। मास्टर जी, आपको डर के मार कॉपी नीचे गिर गई थी। मास्टर जी, मैंने झूठ नहीं बोला। जाओ उठा ला। काम तो तुमने वाकई कर लिया है भाई, लेकिन तुमने इस कागज पर अपना नाम नहीं लिखा। कॉपी तो बिल्कुल नहीं लिख दिया मास्टर जी, बस नाम लिखना भूल गए। कैसर। जी मास्टर जी। तुम अपनी कॉपी दिखाओ। जी कॉपी? वो तो मैंने काम ही नहीं किया मास्टर जी। तो फिर हाथ उठाकर तुमने झूठ बोला था। इधर आओ। हाथ निकालो। तुम जैसे झूठे लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। हाथ निकालो। तुमने बहुत बुरा किया जो मेरे हिस्से की मार खाई। तुमसे दोस्ती करना थी ना, पक्की नहीं। आज के बाद फुटबॉल की खेल में तू चाहे मुझे हर रोज गिरा ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। वादा? पक्का वादा। जी ये कैसे साहब का खत है? हाँ हाँ, इस घर में उसके सिवा किसी और का खत नहीं आता। देखो अम्मी, इसने मुझे गिराया है, मेरा सर फाड़ दिया। झूठ बोलता है अम्मी, इसकी टांगे टेढ़ी है, दौड़ता है खुद ही गिर पड़ता है। अम्मी अम्मी देखो मेरी टांगे को टेढ़ी है। अम्मी इतना फजूल आदमी है कि। और तुम दोनों फजूल आदमी। हाँ ये भी ठीक है। ये देख खत आया। किसका खत है बेटे? अम्मी मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। मैं बन गया मगर जी जाना कब है? खत में लिखा है कि परसों ड्यूटी पे पहुंचना है। परसों? इसका मतलब हमें कल ही जाना पड़ेगा। अबे हमें? हाँ हमें। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? हाँ जा तो सकता है, मगर उसी पोस्ट पे। उसी पोस्ट पर है? तुम्हारा मतलब है चुप चुप चुप। ये चुप चुप क्या? ये एक नई नौकरी निकली अम्मी, ये बीए फेल लड़कों के लिए। तुम दोनों बड़े शरीर हो। अच्छा अगर कल ही जाना है तो चल कुछ तैयारी कर ले। चलिए। ये तो खुशी के आंसू है बेटे। खुशी और आंसू का मिला, ये कुछ अजीब सा नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में अपने जज्बात के इजहार के लिए आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं।
अभी अगर मेरे जाने से आप उदास हो जाए तो मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा। कैसे? तो कैसे दीजिए थोड़ा सा। तेरी आंखों के भीगे सितारे मुझे हैं अपनी जान से भी प्यारे, इन्हें यूं ना लुटा जरा हंस के दिखा ऐ माँ। तेरी आंखों के भीगे सितारे मुझे हैं अपनी जान से भी प्यारे। बचपन से लेकर अब तक मुझे हंसना सिखाया तूने, घबरा के मेरे हर गम को सीने से लगाया तूने। क्यों आंसू है आज निगाहों में, आ थाम के अपनी बाहों में, दे मुझको दुआ ऐ माँ ऐ माँ। तेरी आंखों के भीगे सितारे मुझे है अपनी जान से भी प्यारे, इन्हें यूं ना लुटा जरा हंस के दिखा ऐ माँ ऐ माँ। तेरी आंखों के भीगे सितारे मुझे है अपनी जान से भी प्यारे। मैं जब भी तुझसे रूठा हंस हंस के मनाया तूने, हर जिद को मेरी बहलाया, हर नाज उठाया तूने। अब मैं तेरे नाज उठाऊंगा, इन आंखों में ख्वाब सजाऊंगा, वादा है मेरा ऐ माँ ऐ माँ। तेरी आंखों के भीगे सितारे मुझे है अपनी जान से भी प्यारे। अब मैं चलूं? जाओ मेरे बेटे, लेकिन इतनी बात याद रखना, हर रात के बाद दिन आता है। जो लोग रात के अंधेरों से बचने के लिए अपने दिल में अच्छाइयों की ज्योत नहीं जलाते, उनकी रात बड़ी मुश्किल से कटती है मेरे बेटे। आपकी जीते जी मेरी कोई मुश्किल नहीं रहेगी अम्मी। मेरी तो सिर्फ दुआएं हैं, किरदार तुम्हारा अपना होगा। जो मंजिल अब शुरू होगी, हो सकता है उसमें बहुत से तूफान भी आए, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ इतना कहूंगी, गुर्बत की अंधेरी रातों में तेरे पास बैठ के जो बातें तुझसे कहती रही हूँ, वो मेरी जिंदगी का सरमाया है अम्मी। चलो कादर भाई, मैं चलता हूँ अम्मी। कैसर, तुम जानता है जिंदगी में पहली बार भी छुड़ा, लेकिन तू न घबराना, दिल लगाकर काम करना, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी बेटे। खुदा हाफिज। जा मेरे बेटे, अल्लाह तेरा निगहबान हो। ये बारिश कब थमेगी? वो तो खैर हुई जो हमने नाज़ा की बात मानी, वरना हम सब सूखे हुए पत्तों की तरह इस तूफान में कहीं उठ जाते। दी, मुझे तो स्पोर्ट में भी ठंड लग रही है, आइंदा चले हाथ लेकर चला करें। नाज़ो, अगर इस तूफान में कमरे में आ जाए।
इतना भी मालूम नहीं कि पहले दरवाजे पर नॉक किया करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं तो तुम जैसे लफंगों को इसके सिवा और आता ही क्या है। जहाँ लड़कियां देखी उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। जी मैं इस इलाके में शक माने आए हो, हमें मालूम है, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों खोला? माफ कीजिएगा, मैं चौकीदार को ढूंढ रहा था। चौकीदार उस क्वार्टर में रहता है। और फिर तुम्हारे पास परमिट है? परमिट? जी परमिट तो नहीं। तो फिर तुमने इस डाक बंगले में कदम कैसे रखा? जी मैं इस इलाके में हमारी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता। जी फिर तुम क्यों हिल रहे हो? आई एम सॉरी। चलो छोड़ ना, आओ चले। बदतमीज। मालूम होता है कि लड़कियां पुलिस में मुलाजिम हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हुजूर की काफी इज्जत अफजाई की है इन्होंने। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, जो बात हुई है मैं सब सुन चुका हूँ। उसका खुलासा ये है कि आप काफी जलील हुए। माफी चाहता हूँ हुजूर, रात बारिश हो रही थी इसलिए। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल हुजूर। कब से हो यहाँ? कोई 25 बरस से। अच्छा अच्छा, पुराने आदमी। जरा देखो तो कौन। देखते हुजूर। आए सर, आओ कहीं लुक छुप जाए। क्यों? मालूम होता है वो कल वाली लड़कियां पुलिस को साथ लेकर आ गई हैं, और अगर पुलिस साथ होगी तो तुम्हारे वारंट भी साथ होंगे। वारंट होंगे तो बच्चों तेरे, मैं तो खुद यहाँ अफसर हूँ। तो क्या मैं आपको चुप। हजूर, आपके महकमे के कुछ लोग आए हैं। उनसे कहिए बाहर ठहरे, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। बेहतर हजूर। चल भाई, तुझे जंगल की सैर करा लो। जंगल? यार मैंने सुना है जंगल में शेर इंसानों को पकड़कर मंगल बनाते। कोई शेर वे नहीं है, सिर्फ तुझ जैसे बंदर हैं थोड़े से। क्या कहा? चुप चुप। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तो हाय कयामत। हाँ चल। तो मक्खी की तरह वहीं चिपक गए। क्या हुआ? यार मुझे जरा डर लग रहा है। अच्छा जंगली आदमी? भाई जंगली नहीं हूँ, इसलिए तो जंगल जाने से डर रहा हूँ। प्लीज मुझे यहीं छोड़ जाओ। और यहाँ रहकर क्या करोगे? मैं जरा कसरत करूंगा। करो। यहाँ कौन कौन रहता है जी? जी बस मैं रहता हूँ। अकेले? नहीं, घर बार है। मेरा मतलब है कि आपका कोई बच्चा है इनके? ये मेरी लड़की है, नूरी इसका नाम है। खूब नाम है नूरी। और आपका भी खूब नाम है अब्दुल। अब्दुल जी, अगर हमारे शहर में होते तो लोग आपकी बेटे को नूरी अब्दुल कहते और आपको अब्दुल नूरी। देखो क्या जोड़ तोड़ है जी। ये क्या चक्कर है साहब? बस शहर में ऐसा ही चलता है। अपनी समझ में नहीं आता साहब। बाबा अब्दुल जी, तुम्हारी समझ कुछ छोटी है, कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी। अच्छा ये तो बताओ बाबा जी कि यहाँ कोई डॉक्टर साहब है? डॉक्टर? 6 कोस पर एक डॉक्टर साहब है। क्यों, आपको कुछ तकलीफ है क्या? बाबा अब्दुल जी, कुछ अजीब और गरीब किस्म की बीमारी है। अब तुमसे क्या छुपाना। दरअसल मुझे रातों को सोते में चलने की आदत है। कई बार तो ऐसा हुआ अब्दुल बाबा जी कि सोते में पड़ोसियों के घर चला गया, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। वंस मोर। बड़ी अजीब और गरीब बीमारी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ तुम्हारा ही घर है ना, है? और तुम्हें मैंने अपनी बीमारी बता दी है। बाबा अब्दुल जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर सामने मेरा क्वार्टर है। अच्छा ये वो भाई बहुत खूब क्वार्टर है जी। भाई ऐसा नक्शा मैंने आज तक नहीं, तुमने खुद बनवाया? ये वो क्वार्टर है कि कमाल है, ये क्वार्टर है जी।
मैंने धड़कना सिखाया अपनी अदा से, है नाज मुझको भाता है अपना अंदाज मुझको, अपनी अदा की खुद ही दीवानी हूँ, रंगीन जलवों की रानी हूँ। झुक झुक सलाम करे मुझको नजारे, सलाम करे मुझको नजारे, मेरी निगाहों में रंगीन जलवों की रानी हूँ। झुक झुक सलाम करे मुझको नजारे। कौन है आप? शिकारी। मैंने सोचा शायद शिकार आ गया है, मगर आप तो इंसान निकले। बहुत जालिम है मेरी बंदूक, और बहुत खुशकिस्मत है आप जो इसके निशाने से बच गए। लेकिन आप बिना इजाजत इस जंगल में शिकार कैसे खेल रहे हैं? इजाजत और हम? तुम किससे बात कर रहे हो? आप ही से जनाब। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बंदूक हाथ में लेकर कानून का एहतराम नहीं करते, कानून उन्हें सजा भी दिया करता है। ओह, तो आप हमें अपने इख्तियारात की हद बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे इख्तियारात की हद ये है कि दूर दूर तक इन पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई जमीन पर पत्ता तक भी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं हिल सकता, इसलिए कि हम यहाँ के जागीरदार हैं। तुम्हारी खता सिर्फ इसलिए माफ किए देते कि तुम मजनबी मालूम होते हो। और कुछ पूछना चाहते हो तो कल तक के लिए इंतजार करना, हम कल यहीं शिकार खेलेंगे। नादिर जी हजूर, ये साहब कौन थे? हमजा साहब के साहबजादे हैं। और वो कौन? वो इस इलाके के बहुत बड़े जागीरदार। तो फिर सबसे पहले मुझे उनसे मिलना है। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बदतमीज, शरीफ लड़कियों को घर तक पीछा करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिएगा। मारी के बच्चे, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अंकल से कहकर तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगी। मगर मैं तो ये... गेट आउट। जी बेहतर। क्या बात? कौन? जी मैं दरअसल वो घबराए हुए हो, यहाँ कैसे आए? अमजद साहब से मिलने आया था। खूब, तो अमजद साहब से मिलकर भी तुमने अमजद साहब को नहीं पहचाना? तो आप ही अमजद साहब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है और मैं यहाँ नए फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंट होकर आया। हमें मालूम है। आओ चलो गपशप हो जाए। जी जी नहीं, फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। तुम जा तो नहीं सकते? जी मतलब ये है कि मेहमान घर पे आए और बगैर खाए पिए चला जाए तो हमारी तौहीन। चलो चलो। मैंने सोचा किसी नई जगह के लोगों से जान पहचान हो जाने से आसानियां हो जाती। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मिस्टर कैसा इस नई जगह के लोग आपको कैसे लगे? जी बदतमीज। क्या मतलब? जी मेरा मतलब है यहाँ के लोग तालीम की कमी की वजह से खासे गैर महज़्ज़ब। और मिस्टर कैसर, ये है नाज़ो, हमारी बेटी ही समझो। आदाब करता हूं। तस्लीम। अमजद साहब, आप इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार हैं। मैं चाहता था आप अपनी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए घने जंगलों के जखीरे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपसे इत्तेफाक है। और मुझे तो वैसे भी जाने ही जंगल क्यों पसंद। हमें भी पसंद है साहब, इसीलिए तो यहाँ रहते हैं। ये लगता है जैसे शहर की हंगामों भरी जिंदगी को यहाँ के सुकून और खामोशी में पनाह मिल जाए। इस सब
मतलब है कि आपका दिल यहाँ खूब लग जाएगा। अब क्या अर्ज करूं, अब तो लगाना ही पड़ेगा। मुलाजमी तो ठहरी। हो दिलचस्प आदमी है। गेस्ट हाउस में ठहरे ना? जी हाँ साहब, पहले दिन का तजुर्बा तो बहुत ही तल्ख। क्या मतलब? इस वक्त मैं रेस्ट हाउस में आया तो कुछ इंतहाई बदतमीज लोग सारे रेस्ट हाउस पे कब्जा जमाए हुए थे। यानी आपके रेस्ट हाउस पर? जी। फिर उन्होंने मुझसे खूब ज्यादती की और जाते वक्त उल्टा मुझे बदतमीज बना दिया। हद हो गई भाई। अगर आइंदा कोई आपके साथ इस किस्म की ज्यादती करे तो मुझे जरूर बताइए। जी जरूर बताऊंगा। मेरा ख्याल है वो लोग एक बार फिर आएंगे जरूर। अब की बार आए तो बेशक उनकी टांगे तोड़ दीजिए। जी ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों भाई, अपना इलाका है। मेरा ख्याल है आपके वो मुझसे माफी मांगने आएंगे। कहाँ चली नाज़ो? अंकल अभी आई। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। तुम? मिस्टर कैसर, ये है मेरा बेटा परवेज। मैं इनसे मिल चुका हूँ। अजीब इत्तेफाक है। हालांकि उस मुलाकात में इत्तेफाक ही नहीं, इख्तलाफ था रेडी। चलिए अब उस इख्तलाफ को खत्म किए लेते। क्या तुम दोनों में कुछ? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। कैसर साहब अभी यहाँ नए, थोड़े ही दिनों में यहाँ के लोगों के मिजाज और मौसम से पूरी तरह वाकिफ हो जाएंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। भाई मेरा ख्याल है आज की मुलाकात कुछ नाकाफी सी रही। कल शाम को आप जरूर तशरीफ लाइएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कल शाम का खाना भी मेरे साथ खाएं। कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। जी मेरा। क्या हुआ बेटिया? बाबा वो। अरे साहब, मैं कहाँ हूँ? बाबू साहब, मुझे उठाने की कोशिश न करो पापा। अगर हो सके तो कहीं तो शहतूत के पत्ते लाओ। शहतूत के पत्ते? अभी लाया। नूरी, तू बाबू साहब का ध्यान रखियो, बड़ी खतरनाक बीमारी है इसे। मैं अभी आया। जरा मेरे करीब तो बैठो। लड़की, मेरा हाथ दबाओ। ठहरो लड़की, हाथ इधर लाओ। बस यही रहने दो, बीमारी यहीं से शुरू हुई। ये तो बड़े जोर से धक धक कर रहा है बाबू। तुम्हें तकलीफ हो गई है क्या? बड़ी सख्त तकलीफ है, लेकिन अब तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है और इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि तुम 2-3 माह तक मुसलसल मेरी इसी तरह देखभाल करती रहो तो कौन काफर ठीक नहीं होगा। नूरी, नूरी। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? जो कुछ होना था हो चुका है। शहतूत के पत्ते देखते ही मुझ में उठने की हिम्मत पैदा हो जाती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जैसे कल्पना था कि बेटी, हाय, जब इस दिल पर उसका हाथ था एक नशा सा छा गया था मुझ पर। एक खुलबली सी मच गई थी, एक सरसराहट थी, एक तिलमिलाहट थी, एक घबराहट थी। अबे तुझे क्या हुआ आफ्ताब? आफ्ताब नहीं, आफ्ताब नूरी कहो। क्या मतलब? मतलब ये कि आफ्ताब नूरी वाला कहो। ये नूरी क्या चीज है? ये पूछो, नूरी क्या कुछ नहीं है। अमृत धारा है नूरी, हर मर्द का इलाज है। दिल का दर्द, आंख का दर्द, कान का दर्द, पेट का दर्द,
घुटनों का दर्द, और उसे देखते ही हर मर्द दूर हो जाता है। तू तो मुझे कोई मजमागीर मालूम होने लगा है। मजमागीर नहीं, आशिक़े दिलगीर हूँ। देखो तो बाबे जंजीर हूँ। आफ्ताब, तुझे हो क्या गया है? भैया, मुझे इश्क हो गया है। तो तुमने पूरा दिन यहाँ रहकर इश्क का सामान कर ही लिया। मिस्टर आफ्ताब, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चलते बनो। ये मेरी नौकरी का मामला है और तुम्हारा इश्क मेरी नौकरी के लिए मुझे साबित होगा। नहीं भैया, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहना। तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। बतौर चपरासी भी नहीं? हाँ, ये सूरत हो सकती है। अच्छा चपरासी। यस सर। आज से तुम उस साथ वाले कमरे में रहो। वो क्वार्टर में? चुप। आपकी हिदायत के मुताबिक 5 दही खत लिख रहा हूं। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। काम करने में मुश्किल इसलिए पेश नहीं आई कि यहाँ के चंद मुअज़्ज़िज़ लोग जिनसे मिलना जरूरी था, उन्होंने मेरी काफी मदद की। बहुत अच्छे लोग हैं वो, लेकिन मैं आपके लिए बहुत उदास हूँ। आपका पैसर। अरे कहाँ जा रहे तुम नाज़ो? जब मैं तुमसे नहीं पूछती तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मेरी बंदूक देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। लिहाजा बताने या पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तुम... भाई, मुझे भी तो कोई काम हो सकता है। मसलन मैं सैर करने जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर आओ, मैं वहाँ शिकार खेलूंगा और तुम सैर करना। हाँ जी। नहीं। अरे पगली, मैं वहाँ जंगल में तुझे एक नई चीज दिखाऊंगा। फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर? हाँ, वो परसों शाम यहाँ भी आया था। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं मालूम। तो चलो फिर, देर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी परवेज। एक तो मुझे उस खेल से नफरत है जिसे तुम शिकार का नाम देते हो। कोई मर जाता है और तुम खुश होते हो, और वैसे भी मुझे जंगल में जाते हुए डर आता है। सॉरी। आप कैसे तकलीफ की? मैं आपको ये कहने आई हूँ कि आप अपनी की हुई ज्यादती पर बहुत शर्मिंदा हैं और मैं आपको माफ करता हूँ। यकीन जानिए, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपसे माफी क्यों मांगू मिस्टर? मैं तो आपसे ये पूछने आई हूँ कि रात आप खाने पर क्यों नहीं आए? मुझे बहुत अफसोस है। यकीनन मेरे न आने पर आप बहुत उदास हुई होंगी और बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार भी किया होगा। मैं कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर आप यहाँ आए क्यों? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मेरे अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। वक्त मुकर्रर करके अगर कोई ना आए तो बहुत बुरा मानते हैं। ओह, इसका मतलब है आपके अंकल मेरे लिए बहुत उदास थे? ऐसी भी कोई बात नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसी भी कोई बात नहीं है, और बात कोई है भी जरूर। आप कह डालिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो डर मैं ये चाहती थी कि आप ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो आप पर नाराज हो जाए। ठीक कहा आपने। अगर वो नाराज हो गए तो आपकी हमारी मुलाकात कैसे होगी? बदतमीज। क्या बुरा किया है दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला मेरी क्या है खता, अजीब में भला मेरी क्या है खता। हुस्न को दिल नजराना देना दिल वालों का काम है, क्या बुरा किया है हाय दिल तुम्हें दिया है। क्या है? बदतमीज। मैं बदतमीज हूँ माना, गुस्ताख दिल दीवाना। मैं बदतमीज हूँ माना, गुस्ताख दिल दीवाना। फिर भी मेरा दिल न जलाओ, यूं ना मुझसे नजरें चुराओ।
मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ पहचानता हूँ, नजरों में जो पैगाम है, क्या बुरा किया है, हाय दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला मेरी क्या है खता, अजी इसमें भला मेरी क्या है खता, हुस्न को दिल नजराना देना दिल वालों का काम है, क्या बुरा किया है, हाय दिल तुम्हें दिया है। देखो मुझे अपना लो। सूरत में देखी है आपने? सूरत पे मेरी मत जाओ, यूं मुझ पे सितम ना ढाओ, सूरत पे मेरी मत जाओ, यूं मुझ पे सितम ना ढाओ, प्यार है तुमको मान लो तुम भी, मैं हूँ तुम्हारा जान लो तुम भी, ये प्यार कोई अब जुर्म नहीं, ये प्यार कोई अब जुर्म नहीं, दस्तूर जहां में आम है, क्या बुरा किया है, हाय दिल तुम्हें दिया है, इसमें भला मेरी क्या है खता, अजी इसमें भला मेरी क्या है खता, हुस्न को दिल नजराना देना दिल वालों का काम है, हाय क्या बुरा किया है, अजी दिल तुम्हें दिया है। बहुत परेशान कर चुके, अब जाइए। परेशान? मेरा मकसद आपको परेशान करना तो नहीं था। तो फिर आपने ऐसा गाना क्यों गाया? आपको ये बताने के लिए कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे साहब, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि फिल्मों में जो काम सालों में नहीं होता, एक गाने में हो जाता है। मिस्टर कैसर, आप चाहते क्या है? जी, मैं एक लड़की को चाहता हूँ जो इंतहाई जिद्दी और मकरूर है। अगर वो इतनी जिद्दी है तो उसे चाहते क्यों है आप? कमबख्त दिल जो ठहरा। बदतमीज। अरे नूरी आफ्ताब, मेरी बात तो सुन, क्यों अपनी नादान जवानी पर इतना जुल्म कर रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने बोझ उठा रखा है, लो मुझे दे दो, ये बोझ तो मैं उठाना चाहता हूँ। अरे कमबख्त, ये बोझ भी तो मैं तुम्हारे लिए उठा के लेके जा रही हूँ। बाबा ने कहा था कि शतूत के पत्ते ले आ, बाबू की बीमारी बड़ी पक्की है। पक्की है? अरे तू इतनी कच्ची कली निकली कि बाबा की बातों में आ गई। नादान, मेरी बीमारी का इलाज तो सिर्फ ये है कि हम दोनों में एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाए। अरे तू तो फजूल बक बक करता है, मैं चलूं। ओह, मेरी पूरी बात तो सुन। देखो डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत लंबा चौड़ा फ्यूचर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। अरे क्या फीचर फीचर लगा रखी है, मुझे कुछ नहीं पता। ओह, मेरी बात तो सुन। कमबख्त, शादी की बात छेड़ो तो जमीन भी चिकनी हो जाती है। अच्छा चलो ये गेम और लग रही हारे हो, सही कमजोर खिलाड़ी से खेलते हुए मजा नहीं आता। लगी हो करने। हेलो कैसे? हेलो नाज़ो। हेलो परवेज साहब। अब बस करें परवेज, कैसर आ गया है। तुम्हें खेलना पड़ेगा। खेलो नाज़ो, खेल को अधूरा छोड़ना बुरी बात। ये गेम खत्म हो जाए कि तुमसे भी खेल लेंगे। पहले नाज़ो को जीत लीजिए, फिर मुझसे भी खेल लीजिए। मुझे तो ये जिंदगी भर नहीं जी सकते। अल्लाह शुक्र है। क्या कहा तुमने? यही कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। तो फिर खेलने से डरते क्यों? खेलने से नहीं डरता परवेज साहब, आपकी हार से डरता, इसलिए कि आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस्टर कैसर, मैं हारी हुई बाजी भी जीत लिया करता हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने आप को समझते क्या? अरे तुम लोग तो मजाक में सीरियस हो गए हो। मजाक की भी कोई हद होती है नाज़ो। तो आइए आज हद मुकर्रर करते हैं। फरमाइए, कहाँ तक लकीरें खींचें जो मजाक को जिंदगी से और जिंदगी को मजाक से अलहदा कर दे? तुम्हारी हद ये है कि अरे तुम हद हो गई है, बड़ी मुश्किल से अंकल से पिकनिक की इजाजत दी थी और तुम दोनों ने मुंह सुझा लिया है। आइए मिस्टर परवेज, मुंह ठीक कर ले। उससे में हम दोनों की सूरतें खासी भयानक लग रही। मेरी तो नहीं, आपकी होगी। अरे छोड़िए इन बातों को, चले पिकनिक पर चलिए। चलो ना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ,
नाजो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं समझती हूँ अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं तो फिर उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। जी वो मेरा मतलब था। तुम्हारा मतलब मैं खूब समझता हूँ बेगम, लेकिन तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि वो एक दूसरे को नापसंद करते हैं। नापसंद करते हैं? चलिए फिर तो उनकी शादी का ख्याल बदल लेते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। तुम इतनी जल्दी अपना इरादा क्यों बदल लेती? जी आप ही ने तो कहा है ना। हमारी बात का जवाब ये भी तो हो सकता है कि पहले उन दोनों के इख्तिलाफात को खत्म किया जाए और फिर उन दोनों की शादी कर दी जाए। चलिए ऐसे किए लेते हैं। तुम्हारे करने से ये सब कुछ तो हो नहीं सकता बेगम। इसके लिए तो पहले नाजो को समझाना पड़ेगा। जी बहुत अच्छा, मैं आज उससे बात करती हूँ। तुम्हारे अंकल ये चाहते हैं कि तुम परवेज से लड़ना झगड़ना छोड़ दो। उससे कहिए परवेज से भी कह दे कि वो अपनी बिगड़ी हुई आदतें दुरुस्त कर ले। लेकिन बेटी तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हारी और परवेज की शादी करना चाहते हैं। मेरी और परवेज की शादी? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नाजो कैसी बातें करती है तू? क्या उनके मिजाज को नहीं जानती? जानती है वो खाला जान, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे इतना हक तो दे कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। और मेरा दिल सब कुछ मान सकता है, लेकिन परवेज से शादी नहीं। नाजो, और मेरा दिल सब कुछ मान सकता है, लेकिन परवेज से शादी नहीं। नाजो का इनकार और अमजद? नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। वो नाजो को गोली मार देंगे। मैंने खाला जान को सब कुछ साफ साफ बता दिया है और अब तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे साथ मरना चाहते हो तो बनने के लिए तैयार हो जाओ, और जीना चाहते हो तो जीने का कोई बहाना ढूंढ लो। नाजो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं, सब कुछ अपने लिए किया है। मैंने अम्मी जान को यहाँ बुलाने के लिए खत लिख दिया है। वो परसों आ जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सच कहता हूँ नूरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर बाबू शहतूत के बच्चे साथ ले जाना। किस नाबालिग लड़की से पाला पड़ा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई खूबसूरत लड़का किसी लड़की से जुदा होता है तो वो उसका दामन पकड़कर यूं कहती है, नहीं नहीं मेरे सरताज तुम मत जाना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। और जब वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो भागकर उसके सीने से लग जाती है और फिर उसे कहती है, ए देख तो सही मेरा दिल कितने जोर जोर से धक धक कर रहा है। अगर तुम चले गए तो मैं किसके बच्चों की माँ बनूंगी? मेरे लिए नहीं तो अपने होने वाले औलाद के लिए रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ लड़की, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम अपने बाबा का ध्यान रखो और इसकी खिदमत में दिन रात एक करो। क्या कह रहे हो बाबू? तुम्हारे भलाई की बातें सिखा रहा था बाबा। मैंने इसे अभी अभी वो बातें याद कराई है कि ये तुम्हारी इज्जत में 4 चांद बल्कि 8 चांद लगा देगी। हो सकता है एक आध आफ्ताब भी लग जाए। तुम बहुत अच्छे हो आफ्ताब बाबू। अच्छा तो हूँ बाबा, लेकिन तुम मेरी अच्छाई से नाजायज फायदा ना उठाओ, कुछ मेरे मुताल्लिक भी सोचो। अच्छा खुदा हाफिज, आज हम जा रहे हैं। अच्छा नूरी, अगर हो सके तो कभी कभी मेरे नाम का एक लेटर किसी लेटर बक्स में डाल देना है। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी देखा आपने कितना शानदार बंगला है। स्वीट है माशाल्लाह। मेरे बेटे का घर तो बहुत खूबसूरत है। आपके बगैर तो यहाँ सब कुछ वीरान था अम्मी, और आज ऐसा लगता है जैसे सारे इलाके में दिए जल उठे। दिए? अरे दिए तो रात को जलते हैं, ये तो दिन है। वो देखो अम्मी, आसमान पर में आफ्ताब निकला हुआ है, खूब बिस्यार, थोड़ा चिरफ तुम गुफ्तार। ये तूने अचानक फारसी में गुफ्तगू क्यों शुरू कर दी? भाई मीठी जबान है, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है। फारसी बोल यार भी, लेकिन बोलते रहो। क्या गजब कर रही है अम्मी, बोलने की इजाजत दे रही? ये तो इतना बोलेगा कि दिमाग खराब कर देगा। अच्छा भाई, अगर तुम मेरी जुबान से इतनी ही तंग हो ना तो मैं ये घर छोड़कर कहीं चला जाता। ठीक है अम्मी जी, मुझे रोक लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो फिर मैं चला ही जाता हूँ। दीजिए, क्या बात हुई? अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? अपने कुछ दूर के अजीज और कारब मिल गए हैं, बस बाकी की लाइफ वहीं पर गुजारूंगा। आप बकवास कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यार मुझे जाने दो, डाक बंगले में मेरा सामान रह गया, वो लेने जा रहा हूँ। कौन सा सामान? प्राइवेट किस्म का सामान है, कुछ ज़नाना किस्म का सामान है। खुदा के लिए मुझे जाने दो बस। दो दिन से आप कमरे से बाहर नहीं निकले। हो सकता है मेरे यहाँ ना आपको बुरा लगा हो,
लेकिन यकीन जानिए मैं तो कंपनी से वो भी इसलिए कि सुना है आप बीमार है। तो फिर आप बैठिए, मैं अभी आई। मतलब ये कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो आप डॉक्टर नहीं हैं, मुझे मालूम है। वो लोग इतने अच्छे हैं अम्मी के उन्होंने मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होने दी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अमजद साहब, उनकी बेगम की भांजी, बस आप उन्हें देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। पागल हो जाऊंगी? पागल हो जाऊंगी। फिर तो तुझे मेरा इलाज कराना पड़ेगा। जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। लेकिन मैं तेरा मतलब समझ गई। एक भांजी की तारीफ करने के लिए पूरे घर की तारीफ कर डाली। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, सच्ची बात तो कुछ ऐसी ही थी। हाँ? इधर देख, इसलिए ये तेरी हंसती हुई आंखों ने सब कुछ बता दिया। कौन है? नाजो। नाजो, ये है मेरी अम्मी। आधा अंजीती रहो, बैठो। हम अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। जी, मेरी बातें? हाँ, वो ये कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे घर के सब लोग भी बहुत अच्छे। जी, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अम्मी, ये ऐसे ही रहती है घबराई हुई। जी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। डॉक्टर के यहाँ गई थी और दवाई भूल आई होंगी। डॉक्टर क्या भूल आई होंगी? जी हाँ, भूल आई। खुदा भाई 2 दिन हो गए, कैसा नहीं आया? उसकी अम्मी आई है ना। अच्छा, मेरा ख्याल है तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। आप कहेंगे तो चली जाऊंगी, लेकिन बाहर से तो वो आई है, पहले उन्हें मिलने के लिए आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक, मैं भी कैसे से बात करता हूँ। हेलो, कैसे बेटे? अरे तुम कहाँ हो इतने दिन से? जी बस वो जरा घर में अम्मी के साथ मसरूफ रहा। इस वक्त क्या कर रहे हो? घर जा रहा था। तुम घर पे ही रहना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें लेकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ ही चलना है। जी बेहतर, मैं आपका इंतजार करूंगा। अम्मी जी, अम्मी क्या बात है, घबराई हुई थी? वो अमजद साहब है ना, वो आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैं जब से यहाँ आया हूँ अमजद साहब पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जरा उनसे मिलकर शुक्रिया अदा कर दें। मुझे उनसे मिलने की फुर्सत नहीं, फिर किसी वक्त मिल लेंगे। शुक्रिया अदा करना है ना, कर देंगे। अरे नहीं नहीं अम्मी, अगर आज आप उनसे न मिली तो वो क्या सोचेंगे। लीजिए, वो आ गए। अरे भाई, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। आखिर तुम अपनी अम्मी को लेके हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? जी दरअसल बस वो कुछ यूं ही। बेगम भी इंतजार कर रही थी, बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को आज रात के खाने पे इनवाइट करूं। अम्मी भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, मगर वो जरा सफर की थकान और कैसा जी, तस्वीर किसकी? ये जी मेरी अम्मी की तस्वीर है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाया। बेटा है, मेरा बेटा है। अम्मी, अब उनसे मिल भी लीजिए ना। मेरा उनसे मिलना कोई इतना जरूरी तो नहीं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्लीज अम्मी, मेरी खातिर। जिद्दी, अपनी भी बात मनवाएगा। अच्छा चल। अमजद साहब कहाँ गए? अमजद साहब, क्या बात है, आप आए थे और चल दी? कुछ नहीं बेटे, जरूरी काम याद आ गया था। थोड़ी देर तो ठहरते। नहीं नहीं, अब मैं चलूंगा।
आपने हमें क्यों छोड़ा था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ परेशान से दिखाई देते हैं। क्या फजूल बातें करती हो? मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? अम्मी, आप उदास क्यों हैं? बस नहीं, अपना घर याद आ गया है। उस घर में अब कौन है जिसके लिए आप उदास हैं? उस घर में तो बहुत कुछ है बेटे। पुरानी यादों के लुटे हुए काफिले अभी तक वहाँ पनाह लिए हुए हैं। क्यों नहीं अम्मी, आप उदास हो जाती हैं तो मुझे सारा जमाना वीरान नजर आता है। आप तो जानती हैं मेरी सारी खुशियां आप ही के दम से हैं। अब जरा मुस्कुरा दीजिए, एक शैतान पर। देखिए आप हंसेंगे नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, नाश्ता नहीं करूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। पगला कहेगा। पत्ता पत्ता गवाह है, जब से यहाँ आया हूँ बीमारी पहले से बढ़ गई है? तुझे क्या हुआ? तूने अभी कहा है बीमारी बढ़ गई है, इसका मतलब है ये बीमारी तुम्हें पहले ही से थी। जाहिल कहीं की। अरे बेवकूफ, जिंदगी में सिर्फ 2 प्यार किए हैं, एक अपनी माँ से, वो तो मर गई, और दूसरा तुझसे। तेरा मतलब है अब मैं भी मर जाऊं? अरे नहीं पगली, इस प्यार में तो मैं खुद ही मर गया हूँ। देख तो सही, सांस छूट रही है। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। ज्यादा कर दिखाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तू क्या जाएगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरी बात तो सुन। नूरी आफताब, आफताब नूरी, खुदा के लिए मेरी बात सुनो जरूरी। मुझसे जल्दी से शादी कर लो। शादी तो क्या, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहती। अरे नूरी, अरे बात तो सुन। हुजूर कुछ कहे मुझको बुरा नहीं लगता, हसीन चेहरे पे गुस्सा भला नहीं लगता। अरे मुझसे रूठने का तुम्हें एहतियात है, बस इतना मान लो, अज बस इतना मान लो, है इतना मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे रूठने का तुम्हें एहतियात है, बस इतना मान लो, अज बस इतना मान लो, है इतना मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे रूठने का तुम्हें एहतियार है। चाहे हाथ छुड़ा लो मुझसे गुस्से में बल खाके, चाहे हाथ छुड़ा लो मुझसे गुस्से में बल खाके, लाख चुराओ मुझसे नजरें दिल मेरा तड़पा के, मैं हूँ तुम्हारा दीवाना, समझो न मुझको बेगाना, ओ मैं हूँ तुम्हारा दीवाना, समझो न मुझको बेगाना, बंदा उम्र भर के लिए ताबेदार है, बस इतना मान लो, अज बस इतना मान लो, है इतना मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे रूठने का तुम्हें एहतियार है। ख्वाब में आकर मैंने तुमको कितनी बार जगाया, ख्वाब में
कर मैंने तुमको कितनी बार जगाया, तुमको जगा कर मैंने अपने दिल का हाल सुनाया, फिर भी वही है मजबूरी, खत्म करो अब ये दूरी। तो फिर भी वही है मजबूरी, खत्म करो अब ये दूरी। इतने ही दिनों से मुझे इंतजार है, बस इतना मान लो, हज बस इतना मान लो, है इतना मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे रूठने का तुम्हें इख्तियार है। बस इतना मान लो, हज बस इतना मान लो, है इतना मान लो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझसे रूठने का तुम्हें इख्तियार है। वालेकुम सलाम। इतने दिन कहाँ रहे? जी यूं ही कुछ दफ्तर की कुछ घर की मसरूफियात थी, आ नहीं सके। शुक्र है बेटा, आप तो रास्ता भूल गए। भूला नहीं आंटी, इस घर का रास्ता तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। जंगल में जो काम करते हैं रास्ता भूल कैसे सकते हैं आप? अंकल आप कैसे? ठीक हूँ बेटे, आओ बैठो, चाय पियो। शुक्रिया, अभी घर से नाश्ता करके आया हूँ। मैं ये कहने आया था कि आप सब लोग आज शाम की चाय हमारे साथ पिए। सब लोग? जी हाँ, लेकिन मेरा मतलब है प्लीज अंकल, अम्मी की बड़ी ख्वाहिश, जरूर आइए। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी बाहर आई है जल्दी से। क्या बात है? अम्मी बात है कि मैं वो अमजद साहब और उनके सारे घर वालों को आज शाम की चाय की दावत दे आया। लेकिन बेटे, आप परेशान क्यों होती हैं? देखिए तो सही मैं कितनी सारी चीजें लाया हूँ। आपको यही फिक्र होगी ना कि वो पहली बार हमारे घर आए, उनकी खूब खातिर तवाज़ु होनी चाहिए। अब ये चीजें कम है, मैं और बहुत कुछ ले आता हूँ। वो लोग आ गए। आइए आइए आइए, हम लोग बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आजा, मुझे फिर अम्मी ये है अमजद साहब की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। आजा, आइए बैठिए। शुक्रिया। आंटी, अमजद साहब क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ठीक नहीं है बेटे, इसलिए नहीं आए। क्या देख रही हैं आप? बस बेटी, बहुत खुशकिस्मत है आप। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरा बेटा आपको बहुत प्यार करता है ना, इसलिए। ऐसा बहुत अच्छा लड़का है। मेरा ख्याल है मेरी तारीफ की बजाय अगर आप खाने पीने की चीजों में तवज्जो दें तो बेहतर है। जी बस रहने दें, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। बाकी चीजें ना दो। देखो भाई, मेरी बेटी को तंग ना करो। आप तंग हैं? लीजिए, खुली होके बैठ जाइए। मैं इसमें चाय बना लूंगा, तुम क्यों तकलीफ करने दीजिए अम्मी, काम काज से सेहत अच्छी रहती है। अम्मी मैं दूध लिया हूँ। कैसर अक्सर आप लोगों की बातें किया करता है। जी हाँ, अमजद भी इसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। बिन बाप के बेटे से प्यार करते हैं। बड़ी मेहरबानी है उनकी। तुम यहाँ क्यों आए हो? दूध ले। खुदा के यहाँ से चले जाओ, अम्मी क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगे? कैसे? देखो वो बुला रही, खुदा के लिए चले जाओ। अरे चला जाऊंगा, मेरी बात सुनो, की बात किसी और वक्त भी हो सकती है। कल शाम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आओगे? नहीं। कैसे बेटे? आओगे? हाँ आऊंगी। थैंक यू, दूध भी लेते आए। बाबा जी हजूर, हमसे कोई मिलने तो नहीं आया? जंगल के दफ्तर का खानसामा आया था। और कोई नहीं? जी नहीं। नाज़ो बेटी, कहाँ जा रही? जी कहीं नहीं अंकल। तुम अपनी गाड़ी की चाबी दे सकती हो? जी। मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है और मुझे जरूरी काम से जाना है।
थैंक यू। परवेज, थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी मुझे दे दो, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। ऐसी भी क्या जल्दी कि चेहरे पर आई हुई परेशानी आपके दिल की चुगली खा रही? चुगली तो इस बात से क्या वास्ता, मुझे तो अपनी एक सहेली के पास जाना है, वो बेचारी। हाँ, बीमार होगी, आपने उसे वक्त दे रखा होगा और वो आपका इंतजार कर रही थी। तुम तो हर बात में झगड़ा कहाँ, मैं तो आपको गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ ताकि आपकी सहेली को आपका इंतजार न करना पड़े। थैंक यू। वादा किया था आने का, अपना वादा निभाने आ जाओ, तुम आ जाओ। तुमने वादा किया था। हर आहट पे यूं लगता है आए हो तुम प्यार लिए, लब पे खुशी का गीत सजा के आँखों में इकरार लिए। कब तक यूं ही दिल बहलाए, इतना बताने आ जाओ। तुमने वादा किया था आने का, अपना वादा निभाने आ जाओ, तुम आ जाओ। तुमने वादा किया था। ढलती जाए रात सुहानी, जाने तुम कब आओगे। कब तक हम दीदार को तरसे, कब तक दिल तड़ पाओगे। प्यार भरी आँखों में लेकर ख्वाब सुहाने आ जाओ। तुमने वादा किया था आने का, अपना वादा निभाने आ जाओ। तुम आ जाओ। तुम
किया। कैसे? मेरी बात तो सुनो। नाराज हो गए मुझसे? नहीं तो बात तो बहुत खुश होने वाली है। कुछ मेरी भी तो सुनो। पूछो तो सही कि मुझे देर क्यों हुई। पूछूंगा तो तुम कोई ना कोई वजह तो बता ही दोगे। वजह बताऊंगी, कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारे पास आ रही थी कि अंकल आ गए। उन्होंने मेरी गाड़ी मांग ली और फिर तुम बेबस हो गई और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। आ तो गई। प्लीज अब तो नाराज ना रहो। मगर मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारा इंतजार करते करते कई साल बीत गए। 20 साल बाद आरफा तुम्हारी दुनिया में फिर से आ गई है। जिन दिनों को तुम भूल चुके हो वो शायद इंतकाम बनकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम उस दिन क्या करोगे जब कैसर को ये इल्म हो जाएगा कि तुम ही उसके बाप हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरफा को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। आपका तारा है सर। ऑफिस से आया, आज ही लाहौर जाना पड़ेगा। तो अम्मी। अच्छा, कितने दिन में आ जाओगे? बस अंकल 3-4 रोज लगेंगे। ज्यादा देर न लगाना। ज्यादा देर क्यों लगाने लगा? अब मैं चलता हूँ। खुदा खुदा। अंकल अम्मी घर में अकेली हैं, आपके सहारे छोड़े जा रहा हूँ। आज अल्फा घर में अकेली होगी, उससे जाकर कह दो कि वो इस जगह को छोड़ दे। कौन? मैं अमजद हूं। कौन अमजद? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं अमजद हूं, नाजो का। जी हाँ, कैसर अक्सर आपका जिक्र किया करता है। आपने मेरे बेटे के साथ अपने बच्चों जैसा सलूक किया है। आरफा, मैं कैसर की माँ हूँ। और मैं कैसर का। कैसर के अब्बू आज से 20 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गए थे। और फिर मेरी जिंदगी में पहले हादसों की तरह एक और हादसे का इजाफा हो गया। तो इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी में इससे पहले की बातें मत पूछिए, आप सिर्फ आज की बातें याद रखिए। आप कैसर को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं ना? आपके प्यार करने से शायद मेरे मरहूम खामिद की रूह को सुकून मिल जाए। मरहूम खामिद? उन्हें मुझसे बहुत प्यार था, लेकिन मैं बदनसीब उन्हें जिंदगी में कोई सुकून न दे सकी। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मैं एक गरीब किसान की बेटी थी और वो बहुत बड़े जागीरदार थे। हमारी शादी एक झोंपड़ी में हुई थी और फिर गरीबी और अमीरी के टकराव ने उन्हें मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। छीन लिया? जी हाँ, वो हमें छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। लेकिन मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम इस जगह को छोड़कर चली जाओ। कहाँ चली जाओ? क्यों चली जाओ? जहाँ तुम्हारा जी चाहे। इसलिए कि इससे शायद आपकी जागीरदारी में यह फर्क आएगा कि आपका हम गरीबों से मेल जोल है। तुम बात को उछालने की कोशिश कर। मुझसे कहने के बजाय आप कैसे से कह दीजिए कि वो आपके यहाँ कभी ना आए। अम्मी देखिए तो सही में क्या क्या लाया हूँ। ये आपके लिए चूड़ी, ये अमजद साहब के लिए सूट का पीस, और ये ईश्वर आंटी की साड़ी, और ये पैर छोड़िए अम्मी, आपको शायद अच्छा नहीं लगा। क्या? यही उन लोगों के लिए तोहफे लेकर आना। कैसर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कैसी बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अमजद साहब के यहाँ आना जाना छोड़ दो। अम्मी, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? बेटे, बस अमजद साहब जागीरदार किस्म के लोग हैं। वो हमसे मिलना जुलना अच्छा नहीं समझते। लेकिन अम्मी, वो तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं कि औलाद माँ बाप के सामने बदलगाम। मैंने परवेज को समझाने की बहुत कोशिश की है कि अभी से 50,000 रुपए की गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, लेकिन उसने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वह गुस्ताख लड़का है। अच्छा है या बुरा, हमारा एक ही तो बेटा है। एक ही बेटा है। किशोर, मुझे परवेज की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। अब कैसर ही तो देखो ना,
जमीन आसमान का फर्क है दोनों। वो तो ठीक है, लेकिन परवेज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम चली जाओ। वैरों जैसा सलूक भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप और अब्बा जान कैसर को मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों समझते हैं? कैसी बात कर रहे हो परवेज बेटे? कैसर का तुमसे क्या मुकाबला? मुकाबला नहीं तो आप अब तक उसका इस घर में आना जाना बंद क्यों नहीं कर सके? आप अब्बा जान से ये क्यों नहीं कह सके कि मैं नाजो से शादी करना चाहता हूँ? मुझे कैसर का यहाँ आना बुरा लगता है। मैं आज ही तेरे डैडी से बात करूंगी बेटे। तू इतना नाराज क्यों होता है? नाराज इसलिए होता हूँ कि अगर आप और अब्बा जान मेरे जज्बात का ख्याल नहीं करेंगे तो जो मेरे जी में आएगा मैं वो करूंगा। तो परवेज नाजो से शादी करना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है। लेकिन मैं भी तो नाजो से मोहब्बत करता हूँ अब्बा जान। मेरा कसूर क्या है? मैं भी तो आपका बेटा हूँ। वो बेटा जो 20 साल तक बाप की शफकत से महरूम रहा, जिसने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। कैसर बेटे, डैडी, दुनिया की कोई ताकत नाजो को मुझसे नहीं छीन सकती। अगर आप उसकी शादी कैसर से कर देंगे तो मैं अपनी मोहब्बत इससे छीन लूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। दुनिया की कोई चीज मुझे अपनी अम्मी से ज्यादा अजीज नहीं है नाजो, और मेरी अम्मी ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे घर न जाया करूं। तुम्हें अपनी अम्मी की बात जरूर माननी चाहिए कैसर, लेकिन मुझे ये सजा देने से पहले इतना तो बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्यों मना किया है? ये पूछने की मुझ में जरूरत नहीं है नाजो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उन्हें कोई बहुत बड़ा दुख है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन तुम्हारे न आने से मुझे भी दुख होगा, और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने ये हुक्म क्यों दिया है। नाजो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं ये कहने का हक भी रखती हूँ कि तुम अपनी अम्मी से पूछो उन्हें दुख किसने पहुंचाया है जिसकी सजा वो हम दोनों को है। जाओ कैसे, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजाम की ताकि मैं ये जान सकूं कि मोहब्बत की कुर्बानी एक माँ की जरूरत कैसे बन गई है। हाँ किश्वर, मैंने ये फैसला कर लिया है कि कैसर और नाजो की शादी कर दी। कैसर और नाजो की शादी? लेकिन परवेज को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं उसका बाप हूँ, और अगर उसने बाप के फैसले टकराने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं है। लेकिन वो तो जज्बाती लड़का है, कहीं कुछ कर ना बैठे। कुछ नहीं कर सकता। तुम नाजो की शादी की तैयारी करो, मैं आज ही कैसर की माँ से बात करता हूँ। कैसर बेटे। क्या बात है अम्मी, बड़ी खुश नजर आती हैं। बात ही ऐसी है बेटे, वो अभी हमसे सबको फोन आया था, वो तेरे नाजो की शादी के लिए मान गए। लेकिन अम्मी, आप तो कहती थी कि वो हमसे मिलना जुलना। वो भी उन्होंने कहा था और ये भी उन्होंने कहा है। अब बस अब मैं तो चाहती हूँ जल्दी से तेरी शादी हो जाए। अम्मी, मैं अभी आ। नाजो, अब उदास न रहो, मैं तुम्हारे घर आया करूंगा। बल्कि अम्मी ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि तुम सुनकर पागल हो जाओगी। जानती हो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंकल हम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए। दिल के चमन में फूल खिला, तुम समझे महबूब मिला। अब से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। तुम हो मेरी चाहत का सिला, तुमसा मुझे महबूब मिला। अब और खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। खुशी लहराने लगी, मुझे तुमसे हयाती आने लगी। जो चाहा था मैंने पा ही लिया, इस दिल ने तुम्हें अपना ही लिया। कभी आ चले कभी खुद पे कैसे खुशी छुपाऊं। तुम हो मेरी चाहत का सिला, तुमसा मुझे महबूब मिला। अब और खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू,
क्या मांगू। दिल के चमन में फूल खिला, तुम समझे महबूब मिला, अब खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। आँखों से क्यों ना प्यार करूं, क्यों तुमसे न मैं इकरार करूं। दिल जिसका दीवाना वो तुम ही तो हो, जीने का बहाना तुम ही तो हो। आँखों में देखो तो, मेरे दिल से पूछो तो, कैसे तुम्हें बताऊं। दिल के चमन में फूल खिला, तुम समझे महबूब मिला, क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। तुम हो मेरी चाहत का सिला, तुम सा मुझे महबूब मिला, अब और खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। हाँ, जिस बाजी को तुम जीत चुके हो, मैं तुम्हें उसका अंजाम बताने आया। आपका मतलब ये है कि मेरी नजरों में तुम उतने मुजरिम नहीं हो जितना मेरा अपना बाप। शादी का फैसला तुम्हारे हाथ में डैडी ने किया है, और जिस दिन तुम दूल्हा बनकर आओगे, उस दिन इस पिस्तौल की 6 गोलियां मेरी नाकामी का इंतकाम बनकर डैडी के सीने के पार होंगी। तो तुम परवेश, तुम अपनी डैडी को, जब डैडी मुझे अपना बेटा नहीं समझते तो मैं उन्हें कैसे डैडी समझूं? मैंने तुम्हें अंजाम बता दिया है। अगर शादी करना चाहते हो तो बारात लेकर आ जाना। कैसर, क्या बात है बेटे? तो शादी का सुनकर खुश होने के बजाय परेशान हो रहा है? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। जरूर कोई बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नाज़ो से शादी नहीं करूंगा। कैसर, ऐसी बातें जबान पर नहीं लाया करते। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया है, लेकिन क्यों? बस यही मेरी मर्जी है। जरूर इसमें कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रहा है। कैसर, बता, तुझे मेरी जान की कसम। अमजद साहब ने अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ नाज़ो की और मेरी शादी तय की है। परवेज ने धमकी दी है कि शादी होने की सूरत में वो अपने बाप को मार देगा। अमजद को मार देगा? अपने बाप को मार देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने ठीक फैसला किया है ना अम्मी? मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती। एक तरफ ठाठे मारता हुआ समंदर है और दूसरी तरफ लपकती हुई मौत। जिससे मैं पढ़ती हूँ, मौत ही मौत नजर आती है। मगर तुमने तो कहा था कि अब कोई मुश्किलें बाकी नहीं रही, हर बात तय हो गई है। हाँ नर, ये आसमानों का खून खौलता है। नहीं कैसर, अगर तुम बेवजह बताए बगैर ऐसा करोगे तो मैं यही समझूंगी कि तुमने खुद इस शादी से गुरेज किया है। क्या कह रही हो किस्मत? ये देखिए, मुझे खत आपके नाम छोड़ दिया है। उसने नाज़ो से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो तो नहीं सकता था, लेकिन आपने हमेशा अपने बेटे को बुरा, लड़के को अच्छा समझा है। खानदान का कुछ पता नहीं, बाप का पता नहीं कि वो कौन था और क्या करता था। वो यकीनन अच्छे माँ बाप का बेटा नहीं। क्यों बातें करती हो? यकीनन अच्छे माँ बाप का बेटा है।
लेकिन आपने हमेशा अपने बेटे को बुरा और उस लड़के को अच्छा समझा है, जिसके खानदान का कुछ पता नहीं, बाप का पता नहीं कि वो कौन था और क्या करता था। फैसल ने शादी से इनकार करके हमारी सख्त तौहीन की है। बताओ उसने ऐसा क्यों किया है यार? आप शायद इसलिए दुखी हैं कि आपने जो सोचा था वो हो नहीं सका, जो चाहा था वो मिल नहीं सका। लेकिन जरा सोचिए तो उस दिल की हालत क्या होगी जिसने चाहा, पाया और फिर खो भी दिया, और वो भी किसके लिए? तुम शायद उन जख्मों की दास्तान सुनाना चाहती हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे और मेरे माजी से है। मैं उन जख्मों की बात तो नहीं कर रही, उन्हें तो मैं जाने कब से अपने सीने में छुपाए बैठी हूँ। एक जागीरदार ने एक गरीब लड़की से शादी की और उसकी जिंदगी में एक महकती हुई कली छोड़कर खुद हमेशा के लिए उससे दूर हो गया, इसलिए कि उसका जहन ऊंच नीच का कायल था, उसका एहसास गरीबी और अमीरी के तारों में जकड़ा हुआ था। मैं उस गली की महक से अपने जख्मों को सलाती रही हूँ, अपने दुखों को भूल जाने की कोशिश करती रही हूँ। उस गली को फूल बनाकर कुदरत ने जब एक बार फिर मुझे इस दोराहे पर ला खड़ा किया है, तो आप तकदीर बनकर मेरे सामने आ गए हैं। मैंने तो उस फूल को अपनी तकदीर पर से कुर्बान करने की कोशिश की है। एक गरीब माँ के बेटे ने इसलिए शादी से इनकार किया है कि एक अमीर माँ का बेटा अपने बाप को मार देना चाहता है। आपकी जिंदगी कैंसर के इनकार की सूरत में आप तक पहुंची है, तो आपको तो नाराज होने की बजाय खुश होना चाहिए था। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि तुमसे और कैसर से माफी मांग सकूं, लेकिन कैसर से सिर्फ इतना कह देना कि उसकी और नाजो की शादी जरूर होगी, अमजद की जिंदगी की कीमत पर। कैसर, क्या बात है? चुप चुप क्यों है? बोल तो सही, क्या हुआ तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ अम्मी, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जब भी एक सवाल मेरे जहन में उभरा है, आपने हमेशा उसे अपनी शफकत तले दबा दिया। वही सवाल कुछ लोगों ने आज मुझसे पूछा है। कैसा था भाई? यही कि मेरा बाप कौन था, किस खानदान से था, क्या करता था, कहाँ मर गया और कैसे मर गया। ऐसा बताइए अम्मी जान, आज मैं आपसे सब कुछ पूछूंगा। आज आपका ये जवाब काफी न होगा कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। इस दिन के आ जाने का धड़का तो बहुत दिनों से था। ये दिन कई बार आया और एक तूफान बनकर, लेकिन मैं हमेशा अपना दामन इससे बचाती रही हूँ, इस डर के मारे कि कहीं ये तूफान उन खुशियों को बाहर न ले जाए जिनको मैंने अपने दामन में छुपा रखा है। अम्मी जान, पहेलियों में बातें न कीजिए। तो फिर सुन, मैंने तुझसे झूठ बोला था, तेरा बाप मरा नहीं, जिंदा है। अम्मी जान, ये आपने क्या कह दिया? जिंदगी की इतनी बड़ी इमारत को आपने बुनियादों से हिला दिया है। मुझे बताइए मेरा बाप कहाँ है? मैं उससे जाकर इतना तो पूछूं, उसने आपको और मुझे किस जुर्म की सजा दी है? आज मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। आज से 20 बरस पहले रंगपुर के छोटे से गांव में तेरी माँ एक गरीब किसान की बेटी थी। उस गांव के जागीरदार ने उस गरीब किसान की बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा। बेचारा किसान इनकार की जुर्रत न रखता था। उसने अपनी बेटी का ब्याह उस जागीरदार से कर दिया। मैं अपनी झोपड़ी को छोड़कर एक बहुत बड़ी हवेली में आ गई, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हारा इस हवेली में रहना ठीक नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे घर वाले आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में तुम्हारा यहाँ रहना दुनिया की नजरों में हमारी इज्जत को कम कर देगा। लेकिन मैं तो आपकी बीवी हूँ। क्या बकती हो? जिस रिश्ते को तुम अपना हक समझती हो वो हमारी वक्ती पसंद के सिवा कुछ भी न था। हमें तुम्हारी सूरत अच्छी लगी और इस अच्छी सूरत के एवज हमने तुम्हें चंद दिन के लिए एक जागीरदार की बीवी बनने का हक दिया। खैरात के तौर पर जो इज्जत हमने तुम्हारी झोली में डाली है उसे अपनी जिंदगी का सरमाया समझ कर अपनी झोपड़ी में लौट जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है ये सब कुछ ख्वाब बनकर रह जाएगा। मैं अपनी सारी जिंदगी इन यादों के सहारे कैसे गुजारूंगी? गुजारे के लिए पैसे तुम्हें झोपड़ी में पहुंचते रहे। तुम यहाँ से अपने मुंह में कैसी जबान लेकर निकल जाओ जो किसी को ये ना बता सके कि हमसे एक भूल हुई थी और तुमने ख्वाब देखा था। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, ये जुल्म मेरी बर्दाश्त से बढ़कर है। मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। पागल हो जाओ या मर जाओ, लेकिन हमारी दुनिया से दूर चली जाओ। मैं उनकी दुनिया से बहुत दूर चली आई और वो गांव छोड़कर चले गए। जाने कहा मैं उनका इंतजार करती रही।
दिल में ये आस ली कि एक न एक दिन वो जरूर आएंगे, लेकिन मेरी दुनिया के अंधेरे बढ़ते ही गए। और फिर एक दिन उन अंधेरों में से एक रोशनी की ऐसी किरण फूटी जिसने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। वो तो ना आए, लेकिन तू आ गया। तेरे आते ही गांव वाले मेरे और बाबा के दुश्मन बन गए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारी बेटी हमारा है, हम तुम बाप बेटी को गांव में नहीं रहने देंगे। निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दे इस गांव को। निकल जाओ। क्या लगता है बूढ़े? अगर ये झूठ है तो बताओ उस बच्चे का बाप कौन है और तू उसकी शराफत का सबूत देता है? मारो इस बेगारत को। फिर क्या हुआ अम्मी जान? बाबा भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए और मैं तेरे बाप को ढूंढते ढूंढते गांव से शहर आ गई। मैं तो उन्हें न ढूंढ सकी, लेकिन उन्हें तेरे पैदा होने और मेरे गांव से निकाले जाने की खबर मिल गई। और जब तू 1 बरस का था तो वो दिन भी आ गया जिसका मैं 1 साल से इंतजार कर रही थी। वो हमारे घर आए। आरफा, सरताज, आप आ गए। मैं जानती थी एक न एक दिन आप आएंगे जरूर। देखिए ना, अल्लाह ने हमें क्या बेटा दिया है। यही तो मैं भी कहने आया हूँ कि इस चांद को अपने ही आंगन में रहने दो। इसकी रोशनी हमारी हवेली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब है आप अपने बेटे के लिए। ये हमारा नहीं तुम्हारा बेटा है और तुम एक गरीब किसान की बेटी हो। हमारी हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और रस्म रिवाज न तुम्हें बर्दाश्त कर सकती न तुम्हारे इस बेटे को। आपकी हवेली के रस्म रिवाज और दस्तूर अंधे हैं जागीरदार साहब। आरिफा, अपने दुख की बात तो नहीं करती। मेरे बाप की गुर्बत की सजा तो आपने मुझे ठुकरा कर दी थी, मगर इस बच्चे के बाप की इमारत का सिला किसे देंगे और किस अंदाज में? ये हमारा नहीं, उस फूल का बेटा है जो हमसे दानिस्ता तौर पर हुई थी। हमने उस गलती को अपने जहन से निकाल दिया। ये को हमारी जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं। आपका दौलतमंद जहन खून के रिश्तों को भी गलती समझकर मिटा सकता है, इसलिए कि आप बाप हैं। मगर मैं उसे अपने जहन से कैसे अलग कर सकती हूँ? मैं तो माँ हूँ। जिन रिश्तों में तुम मुझे उलझाना चाहती हो वो तुम्हारे लिए बेकार साबित हो। हम जो कहने आए वो सुनो। कैसे सुनो और क्यों सुनो? अगर आप जागीरदार हैं तो मैं भी एक जागीरदार के बेटे की माँ हूँ। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि एक अमीर बाप का गरीब बेटा जब अपने बाप के मुतालिक पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? जब तुम्हारे और मेरे दरमियान एहसास की बंदिश टूट चुकी है, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए, तुम उस बेटे से कह देना कि तेरा बाप मर गया। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी उसकी परवरिश के लिए काफी हो। मैं इसकी परवरिश इन रुपयों के बगैर भी आपसे बेहतर करूंगी। मैं इसे अच्छा इंसान बनाऊंगी। आप अपनी हवेली में लौट जाइए जागीरदार साहब। मैं और मेरा बेटा आपके सामने कभी हाथ फैलाने नहीं आएंगे। ये आपने क्या कह दिया अम्मी? इसका मतलब है लेकिन अब मुझे उस आदमी से कोई मोहब्बत नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ। ये आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया अम्मी, किस उलझन में डाल दिया। सर, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए शादी से इनकार किया था। मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि शादी हर कीमत पर होगी। क्या सोच रहे हो कैसर? मैं एक बहुत बड़ी उलझन में गिरफ्तार हूं सेठ साहब। लेकिन मैं तो तुम्हारी उलझन को सुलझाने के लिए आया हूं। ये तकदीर की उलझाई हुई डोरे हैं सेठ साहब, इन्हें आप नहीं सुलझा सकेंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं सेठ साहब, मगर समझ में नहीं आता क्या कहूं और किस तरह कहूं। खामोश रहता हूं तो जमीर की खालिश चैन नहीं लेने देती, और अगर जबान खोलता हूं तो एहसान फरामोशी का इल्जाम आता है। आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर सकूं। आप? हाँ, शायद आप ही मेरी मुश्किल आसान कर सके। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। एक अजनबी जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि वो नेकी का फरिश्ता है, मेरी जिंदगी बनाने वाला है, लेकिन क्या? लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उस शख्स ने मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किए, बहुत ज्यादतियां की, वही हमारी तबाही का जिम्मेदार है। आप ही बताइए सेठ साहब, मैं उससे अपनी माँ के साथ की हुई ज्यादतियों का इंतकाम लूं या उन एहसानों का बदला चुकाऊं जो उसने मुझ पर किए हैं? आप ही बताइए सेठ साहब, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। खुदा के लिए अपने इस फैसले को बदल दीजिए। मैंने आज तक उसकी हर गुस्ताखी को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया है कि वो मेरा बेटा है,
लेकिन तुम नहीं जानती आज कौन सी मजबूरियों ने मेरे पांव जकड़ रखे हैं। मैं जानता हूँ कैसर और नाजो की शादी उसके दिल में इस एहसास को जन्म देगी कि एक बाप ने अपने बेटे की ख्वाहिशात को ठुकरा दिया। लेकिन इतना तो सोचो किश्वर, आखिर कैसर भी तो किसी का। मैं आपसे ये तो नहीं कहती कि आप परवेज की खुशियां छीनकर कैसर को क्यों देना चाहते हैं। सवाल तो ये है कि आपकी खुशी किस बात में है। मेरी खुशी का पूछ तो जाओ अपने बेटे से कहता कि वो अपने बाप के फैसले से ना टकराए, वरना लोग सदियों तक इस बात को नहीं भूल सकेंगे कि बाप ने अपने बेटे को मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं परवेज को जाकर समझाती हूँ, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब्बा जान की जिन बातों से आप मुझे डराना चाहती हैं, जाइए और उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि उनके बेटे ने उनकी बातों के जवाब में मौत को मुस्कुराहट तस्वर किया है। परवेज, तू अपने बाप की मुखालफत करना चाहता है? नहीं, अपने दुश्मन का मुकाबला करना चाहता हूँ। उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता हूँ जो मेरी मोहब्बत को लूटकर दूसरों की खुशियों में रंग भर देना चाहता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ माँ कि मौत और मोहब्बत का रक्त बाप बेटे दोनों के सरों पर लहराएगा। कौन जिएगा कौन मरेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। परवेज, वो तूफान कहो जो तुम्हें अपने साथ बहा ले गए। सुनो बेटा, नहीं जाओ, रुक जा परवेज। मेरी फिक्र ना करे परवेज। जी क्या कहा? नाजो की जिंदगी खतरे में, लेकिन परवेज उसे कहाँ ले गया है? मैं अभी आता हूँ। क्या बात है बेटे? अम्मी, नाजो की जान खतरे में है। कैसे कैसे?
किया? मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मी। ये देखिए मेरे हाथ पे दाग है। कैसर ठीक कहता है, पिस्तौल परवेज के हाथ में है। ये कातिल भी है और मकतूल भी। ये अपनी माँ की लाश घर छोड़कर आया था। कुदरत ने इसका इंसाफ करने में देर नहीं की। मुझे अफसोस है, मैं भी एक बेटे की माँ हूँ और आपका दुख समझती हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। काश मैंने कैसर को पहले ही रोक दिया होता। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं आरफा, ये सब मेरे गुनाहों की सजा है। सरकश बाप के जिद्दी बेटे, तेरा यही अंजाम होना था। आइए अम्मी, चले। कहाँ जा रहे हो बेटे? अब तुम ही तो मेरी सारी कायनात हो। मेरे साथ चलो। नहीं अमजद साहब, हम आपके घर नहीं जाएंगे। चलिए अम्मी, यहाँ आकर मैं अपना हर सुख खो बैठा हूँ। आइए अपनी उसी छोटी सी दुनिया की तरफ लौट चलिए। एक कैसा अंधेर है। दिल का एक टुकड़ा खून में लथड़ा पड़ा है और दूसरा पहलू में आने से इनकार कर रहा है। बताओ, क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? क्या ये तुम्हारी माँ नहीं है? मैं आपका बेटा हूं और मेरी माँ आपकी बीवी है। तो फिर ये बताइए कि जब ये मुझे सीने से लगाए गरीबी के दिन काट रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे? हमें आपने किस बात की सजा दी है? क्या मेरी माँ गुनाहगार थी? क्या मैं आपकी जायज औलाद नहीं था? आपने हमें जुर्म समझकर छुपाया और गुनाह समझकर जमाने की ठोकरों में फेंक दिया। और आज जब वक्त ने मेरी माँ के बाल सफेद कर दिए तो आप अपना हक जताने आ गए। आरफा, क्या मेरे लिए अशर आज ही बर्पा होना था? अगर तुमने मेरा अमालनामा अपने बेटे के हाथ में दे दिया है तो मुंसिफ बनकर मेरा फैसला भी सुना दो। बोलो, मुझे क्या सजा दोगी? क्या मौत की इन वीरानियों में मुझे तन्हा छोड़कर चली जाओगी? कैसर, मुझ में सजा देने का हौसला नहीं है। मैं खुद दुख सह सकती हूँ, किसी को दुख दे नहीं सकती। ये दिलासा देने का वक्त है बेटे, सजा देने का नहीं। कैसा दिल के चमन में फूल खिला, तुमसे मुझे महबूब मिला। अब खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। तुम हो मेरी चाहत का सिला, तुमसे मुझे महबूब मिला। अब और खुदा से क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू।